बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में, ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। इसका पहला हिस्सा मैंने कल के कार्यक्रम में बना रखा है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। एक बात बड़ी अद्भुत है कि कई बार हम सिर्फ नवांश को सहयोगी कुंडली के रूप में देखते हैं, लेकिन जो अफर्मेशन मिलती है, जो कुंडली में ग्रह की कैसा है, वो कैसा बन रहा है, ये नवांश कुंडली से ही पता चलती है। लेकिन ये इसे बीज कुंडली कहा जाता है, ये बीज कुंडली होती है और वस्तुतः यहां से आप कंफर्म होते हैं कि ग्रह कैसा है और कैसे परिणामों को देने वाला है। जैसे लग्न, नवांश, दशमांश, D4 चार्ट, D7 चार्ट, सप्तमांश, ये जो सारे चार्ट बनाए गए हैं, ये आपको इसलिए ही बनाए गए हैं ताकि आप ग्रहों के मूल अवस्था को और उसके फल देने की प्रक्रम की स्थिति को समझ सकें। कई बार आप खाली लग्न कुंडली को देकर के ही किसी एक खास निर्णय को ले लेते हैं, जो कि कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो बिना किसी घबराहट के कुंडली देखने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली में आज अलग तरीके से आपको लग्न, नवांश और दशमांश को देखने का एक तरीका दिखाता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाइएगा, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। श्लोक का अर्थ यही बता देता हूं, नहीं तो आप लोग पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। संपूर्ण जो चीजें प्राप्त हो रही हैं या संपूर्ण जो चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो समुद्र में पल रहा एक छोटा सा जीव, चाहे वो आसमान में रेंग रहा एक छोटा सा कीड़ा या पंछी, उस सब के बीज के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। बड़ी अद्भुत बात है। तब तक के लिए बाकी का कार्यक्रम देख लीजिएगा। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। ग्रह किस नवांश में गया है, उस भाव के अधिपति किस नवांश में बैठे हैं, यही देखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले अगर आप किसी भी ग्रह को भाव को देख रहे हैं तो इस भाव के अधिपति मंगल, लग्न के अधिपति मंगल बनते हैं। वो जाकर के बैठे हैं कहां, जाकर के मंगल बैठे हैं दशम स्थान में। सूर्य की राशि बन रही है, यानी कि ये लग्नेश दिग्बली हुए, ये क्षेत्र अच्छा हुआ। वो नवांश कुंडली में आकर के अपने सम राशि में, यानी कि शुक्र और मंगल का कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है, और यहां के अधिपति शुक्र उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में दांपत्य खराब नहीं होगा। क्लियर है? और व्यक्ति का कर्म भी अच्छा चलेगा, उसका रोजगार भी अच्छा रहेगा और उसके कर्म भी सफल होंगे। वो जिस क्षेत्र में काम करेगा उसमें उसकी सफलता सुनिश्चित है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे धन भाव के अधिपति गुरु यहीं बैठे हैं और जा करके ये इस भाव को थोड़े कमजोरी के साथ एहसास करा रहे हैं, थोड़े कमजोरीपन का एहसास करेंगे, क्योंकि कारक के अधिपति होकर के इस भाव में बैठे हैं। वैसे एक बात आपको मैं बता दूं तो ये लोकोक्ति होती है, जैसे होता है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक उसी तरीके से ये ज्योतिष का लोकोक्ति है कि कारको भाव नाशाय। ये प्रत्येक कुंडली पे समुचित रूप से और सामान्यतया समान रूप से लागू नहीं होती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि कुंडली की स्थिति ओवरऑल कैसी है, मतलब संपूर्ण कुंडली कैसी बन रही है। तो आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति गुरु अपनी ही राशि के बैठ करके, और यहां पे वो वर्गोत्तम होने के साथ साथ, भाव से वर्गोत्तम होने के साथ साथ बुध की राशि में बैठे हैं। शत्रु की राशि है जहां के अधिपति बुध पंचम भाव में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास हमेशा ही धन रहने का प्रभाव भी दिखेगा, और यहां पे जो गुरु की स्थिति कमजोर हो रही थी वो यहां पे आकर के ठीक हो रही है, क्योंकि वो वस्तुतः सप्तम भाव के अधिपति होकर के, पंचम भाव के अधिपति होकर के सप्तमेश और पंचमेश एक साथ दाम्पत्य में एक कोमल संबंधों के विकास को दिखा रहे हैं। विवाह हो सकता है कि थोड़े विलंब से हो, पत्नी हो सकता है थोड़े कठोर वचन को बोलने वाली हो, पर धन से संबंधित समस्या कभी भी नहीं होगी और दाम्पत्य में प्रेम हमेशा बना रहेगा। क्लियर है?
तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के अधिपति होते हैं जन्म कुंडली में शनि। इस कुंडली में कारक नहीं होते। यहां वो जन्म कुंडली में बैठे हैं नीचा विलासी होकर के, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लगाएंगे लेकिन कमजोर, क्योंकि वो इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, घसीटवाने वाले होते हैं। यहां वो शनि जो है वो द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, यानी कि उच्चाभिलाषी। यहां पे वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे थे, यहां वो उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति के साथ सप्तमेश का जाना दाम्पत्य में प्रेम और सफलता का सूचक होता है और व्यक्ति को कई बार दूसरों के प्रति आकर्षित होने का भाव भी पैदा करेंगे। सरकारी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली कई बार पत्नी मिल जाती है और गंभीर वाणी को प्राप्त करने वाली। जैसे ही व्यक्ति दाम्पत्य में और दाम्पत्य के सूत्र में बंधना होता है, उसके सफलता के मार्ग भी तय हो जाते हैं। क्लियर है? पंचम भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं इस वजह से, और पंचम भाव से केंद्र में यहां पे चौथे भाव के अधिपति बैठे। यहां सब पंचम भाव के अधिपति गुरु के बारे में मैंने यहां पे चर्चा कर रखी है। अगर जरा गौर करें तो शनि और केतु यहां पे एक साथ बैठे हैं। इसका प्रभाव मैंने कल बता रखा था कि कई बार होता है कि व्यक्ति को संतति से दूरी भी बनती है और कई बार व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही लाभ भी प्राप्त करते देखा जाता है। शनि राहु केतु का प्रभाव जब जन्म कुंडली के पंचम भाव से बनेगा और नीच के शुक्र का प्रभाव रहेगा, लेकिन उच्च की दृष्टि से यहां शुक्र देखेंगे तो संपूर्णतया वो मृतप्राय थे। कल की कुंडली में मैंने ये बात बता रखी थी कि वो ग्रह मृतप्राय था, इस वजह से ऐश्वर्य की थोड़ी सी कमजोरी जरूर रहेगी। व्यक्ति को मशक्कत भी कई बार करनी पड़ती है और यश प्राप्त करने में देर भी होता है, या हो सकता है कि व्यक्ति जितना मेहनत करे उसको वो न मिले। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? छठे भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति मंगल के बारे में अगर मैंने चर्चा करी तो यहां पे बता चुका हूं। सप्तम भाव के अधिपति और इस कुंडली के लिए सामान्यतया सबसे ज्यादा प्रबल मारक के रूप में वो ग्रह उपस्थित है, और शुक्र जन्म कुंडली में सप्तम और 12वें के अधिपति होकर के जाकर के नीच के हो रहे हैं। तो एक बड़ी अद्भुत बात है कि 12वें भाव के अधिपति अगर नीच के हो रहे हो और लग्नेश के साथ उनका संबंध निकटस्थ हो रहा हो तो ये एक अच्छी बात भी हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति के व्यय को वहां पे संतुलन पैदा करेंगे और व्यक्ति के विदेश यात्रा को प्रभावित करने वाले और बढ़ाने वाले भी हो जाएंगे। व्यक्ति कई बार, मैंने कल ही ये बात बताई थी कि अपने से उच्च पदस्थ अधिकारी और ऊंचे लोगों से उसके संबंध हमेशा ही अच्छे होते हैं और व्यक्ति का प्रभाव अच्छा होता है, परंतु चूंकि ग्रह नीच का है इस वजह से कई बार कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। दो तीन बात और अगर कहूं तो शुक्र के संपूर्णतया मृतप्राय और नीच हो जाने से, साथ ही साथ उसका जो डिसबैलेंस होना या फिर उसे बैलेंस होना आप कहो, क्योंकि उसका परिवर्तन भी हो रहा है तो लाभ भाव के अधिपति का परिवर्तन व्यय भाव के अधिपति के साथ हुआ है। शुक्र और बुध क्रमशः वहां पे बदल रहे हैं, जहां सूर्य लक्ष्मी के कारक होकर के नीच के हो रहे हैं, तो व्यक्ति कई बार अपने पिता के साथ संबंधों को या फिर स्त्रियों से कई बार बहुत अच्छे तरीके से संबंधों को पाट नहीं पाता है। स्त्रियों से कई बार उसकी बनती नहीं है, या फिर कई बार उसका पर्सनल जो लेवल है वो उतना एक्टिव नहीं होता है कि वो सबके साथ सामान्यतया इको एक फ्रेंडली व्यवहार रख सके या इको फ्रेंडली हो सके। ये वो सामान्यतया ये कह सकते हैं कि पुरुषों के प्रति उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा नॉर्मल होता है, पर स्त्रियों के प्रति वो थोड़ा सा असंयम या असहज महसूस करता हुआ देखा जाता है। सप्तम भाव और 12वें भाव के अधिपति शुक्र अगर यहाँ पे गौर करते हैं तो ये बैठे हैं जन्म कुंडली में नीच के होकर के, और यहाँ पे शुक्र जो है वो उच्चाभिलाषी इस वजह से और मित्र के नवांश में जाने के कारण जहां बैठे हैं उसके नवांश के अधिपति जन्म कुंडली में बुध की राशि में, ये भी मित्रवत। इसका मतलब है कि शुक्र की स्थिति लग्न कुंडली से ज्यादा ही अच्छी हो रही है और इस वजह से उसका परिणाम अच्छा भी मिलेगा। व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ न कुछ भौतिकीय वस्तुओं में निरंतर लाभ की स्थिति को प्राप्त करेगा और दाम्पत्य को एक बेहतर पोजीशन भी देने वाला बन रहा है। प्रत्येक पल हो सकता है कि दाम्पत्य के आरंभ में कई बार आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं, कई बार बहुत ज्यादा खर्च की स्थिति हो जाए, तो कई बार वहां पे एक नकारात्मक माहौल विकसित होता है। कई बार बहुत ज्यादा अनुभव इकट्ठा करने वाली पत्नी मिल जाती है और कई बार आप उसके सामने अपने आप को कमजोर आके या कमजोर समझे, ऐसी बातें भी कई बार देखने को मिलती हैं, परंतु वो चीजें जाकर के बाद में ठीक हो जाती हैं। शुक्र है वहां पे तो दाम्पत्य कभी भी कमजोर होने नहीं देंगे। वस्तुतः वहां पे वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं तो व्यक्ति को एक अलग तरीके का नेचर भी देते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन भी होता है दाम्पत्य में पत्नी के साथ, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब वो नोक झोंक नहीं होगी पर वहां पे एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल बनेगा और बातचीत भी अच्छी होगी, संपर्क भी अच्छे होंगे। ससुराल पक्ष भी बड़ा धनवान ही होता है, कमजोर तो नहीं देख रहा हूं। और एक बात और भी है कि
ससुराल से हमेशा कुछ मिलता ही है, क्योंकि 12वें अष्टम भाव के अधिपति हैं और गुरु उसे देख रहे हैं। शनि जो है वो सप्तम भाव के अधिपति, तो सप्तम और अष्टम के अधिपति दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, तो कई बार कुंडली मिला करके भी विवाह करना चाहिए। नहीं तो कई बार पत्नी ऐसे आपके सामने अच्छी रहेंगी और अचानक से क्विट कर जाएंगी और निकल जाएंगी और बाद में जाकर के कई बार आपको फंसा भी देती हैं। तो इस वजह से भी कई बार ऐसे केस भी देखे गए हैं जहां हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी पत्नी किसी भी तरीके से हमसे नाराज ना हो, क्योंकि शुक्र नीच का होना मृतप्राय, तो कई बार कामाशक्ति आपकी हो सकती है कि कम हो, पर हो सकता है कि आपकी पत्नी को ये भाव रास ना आए। और जब रास लीला की बात हो तो वहां पे भगवान जो है वो कमजोर नहीं पड़ने चाहिए, व्यक्ति का जो बीज कुंडली है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बात यहाँ पे बता दूं कि पुरुषों की कुंडली को बीज कुंडली कहा जाता है और स्त्रियों की कुंडली को क्षेत्र कुंडली कहा जाता है। इस कुंडली में या फिर जब कभी भी शादी की बात हो, माहौल बने विवाह का, तो जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ व्यक्ति को कभी भी स्त्री को तो आज तक कोई खुश नहीं कर पाया है। एक कविता मैंने पढ़ी थी या कहानी कि दरअसल हमारा समाज पुरुषोचित रहा है, पर इस समाज के सबसे कमजोर पक्ष के रूप में पुरुष ही हुआ है। उसके ही नेत्र खराब हुए हैं, उसके ही भाव बिगड़े हैं, उसकी अपनी कमजोरी भी रही है, वही नपुंसक भी हुआ है, वही कमजोर भी हुआ है, उसकी ही नियत खराब हुई है, वही कमजोर हुआ है, बिस्तर पे वही निढाल हुआ है। स्त्रियां तो फिर भी ठीक रहती हैं, कमजोर होने के बावजूद भी हमारा समाज निरंतर उन्हें दबाता रहा है, सिर्फ भुजाओं के बल के कारण। यह बड़ी अद्भुत और अनोखी बात है। हमेशा ये बात बड़ी गंभीर कही है मैंने, और ये किसी कवि की बात है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, वह ऐसे जिक्र निकला तो बात कह दी। शुक्र नीच का है, मृतप्राय है, वीर्य कमजोर नहीं होना चाहिए और आपका पुरुषार्थ भी कमजोर नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ही संरक्षित करने का प्रयास और इसका दबाव आपके ऊपर हमेशा काम करेगा। एक नियत समय पे ही पत्नी के संग में जाएं और सैया सुख का लाभ लें। ये खुले तौर पे मैं बोल दिया, क्या करूं। अब आइए इधर, यहां सप्तम भाव की बात थी, अष्टम भाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो बुध यहाँ के अधिपति होते हैं और जाकर के वो 12 में बैठे हैं, विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और वस्तुतः वो सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति हैं। तो अष्टम और दशम इन दोनों भाव के अधिपति एक साथ 12 में जाकर के संतुलन पैदा करेंगे। व्यक्ति बड़े लोगों से, ऊंचे लोगों से, बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंस के क्षेत्र में, शेयर मार्केट से संबंधित क्षेत्रों में धन को इधर से उधर करना और उसको मैनेज करना, ये सब क्षेत्रों में व्यक्ति काम करता है। उसके बाद अगर आप विचार करें तो इसमें व्यक्ति की बुद्धि बड़ी प्रबल है, उसकी गणना शक्ति बड़ी प्रबल है और मजबूत इच्छा शक्ति का भी है। साथ ही साथ वो जो चाहता है और जिस चीज पे हाथ अपना जो है वो रख देता है, उसको वो प्राप्त भी करने का मादा रखता है। यहाँ पे आप अगर बुध को देखते हैं तो बुध द्वितीय भाव 12 एकादशवें और अष्टम भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली में पापी के रूप में, पापी ग्रह के रूप में पहचाने जाएंगे। और यहाँ बुध जो है वो जन्म कुंडली में 9 नंबर की राशि में बैठे हैं और गुरु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गुरु और बुध का संबंध यहाँ पे खराब नहीं है और बुध यहाँ पे जो बैठे हैं यहां से वो इस कुंडली में यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो 12वें में बैठ रहे थे और यहाँ वो जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति होकर के परिवर्तन राजयोग बना करके और व्यक्ति को एक सुदृढ़ और मजबूत दाम्पत्य का और साथ ही साथ पत्नी के सामने हमेशा ही बचकानी हरकतें करने वाला भी बना देते हैं और प्रेम में और दाम्पत्य में और पुत्र की स्थिति को पैदा करने वाला और दाम्पत्य का साथ ही साथ संपूर्ण तरीके से संतान उत्पत्ति का भोग भी भोग लेता है। शुक्र नीच मृतप्राय, आपकी कुंडली कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इसका दबाव आपके ऊपर काम करेगा कि आप, क्योंकि पंचम भाव के जो अधिपति हैं वो वस्तुतः शनि और राहु केतु के प्रभाव में भी आ रहे हैं। शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव, पंचम भाव के अधिपति गुरु के ऊपर राहु केतु का अगर प्रभाव रहे या शनि का प्रभाव रहे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पंचमेश अगर शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में आ रहे हो तो हमें कुंडली मिलाकर के विवाह करनी चाहिए। अगर विवाह नहीं हुई है तो क्लियर है। भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, उच्च के होकर के भाग्य का बल दे रहे हैं। यहाँ वो उच्च के हैं, यहाँ पर भी जन्म कुंडली में वो उच्च के हो रहे हैं और राहु के साथ संपर्क में आ रहे हैं। यहाँ वो किसी भी ग्रह के साथ संपर्क में नहीं थे, शनि का प्रभाव था, राहु का संबंध था, शनि राहु का प्रभाव था, इस वजह से वो कमजोर हो रहे थे। उच्च के होने के बावजूद यहाँ पे भी वो राहु के साथ हैं, पर उच्च के राहु के साथ बैठे हैं
कर्म क्षेत्र में कभी कभी मन करेगा कि अपना व्यवसाय करूं, व्यक्ति कर भी सकता है पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, और कम से कम अभी मैं 2029 तक तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अगर कोई व्यापार करना भी होगा तो आपकी कुंडली में 2037 में आप आराम से रिटायरमेंट के बाद व्यापार कर सकते हैं। क्लियर है? दशम भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में 12वें नीच के हो रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं शुक्र के साथ बुध। ऐसी स्थिति में कि अगर दशम स्थान का अधिपति 12वें जाए तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जितना ज्यादा हो सके दूर जाए, बाहर के लोगों से संपर्क बनाए, अपने बॉस के साथ हमेशा ही एक मीठा सा माहौल कायम करे, उनके साथ हमेशा ही एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने के पीछे दिमाग लगाए, उनके पीठ पीछे किसी की बुराई ना करे और अच्छी कंपनी के साथ बैठ करके काम करे। मतलब आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसको किसी भी तरीके से आप अपने लेवल पे ला करके ऐसे उसके साथ व्यवहार में रखें कि वो आपके पर्सनल लेवल को इश्यू ना बनाए और पर्सनल लेवल पे आकर के वो आपको हस्तक्षेप उनका आपके पर्सनल लेवल पे ना हो। ये बात आपको हमेशा, जिसका प्रभाव आपके बिस्तर और आपके घर को प्रभावित करेगा, ऐसी कंपनी से दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। अगर यहां पे बात करते हैं सूर्य नीच के, और यहां पे सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में मकर राशि के बैठ रहे हैं, अगर वहां पे देख रहे हैं तो यहाँ पे वो दशम के अधिपति होकर के 12वें दूह स्थान में, यहां भी लग्न के अधिपति होकर के दूह स्थान में। इसका मतलब है कि व्यक्ति का नैतिक तत्व कमजोर जरूर है, क्योंकि गुरु राहु से प्रभावित नहीं है लेकिन शुक्र नीच के हैं, और जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न को, जहां मन को चंचल और व्यक्ति को कई बार सुख शांति और समृद्धि और बड़ा ही स्पेशल नेचर का बना देते हैं, वहीं पे अगर आप गौर करते हैं तो सूर्य अगर जन्म कुंडली के 12वें और छठे भाव में बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति का आत्मबल डगमगा सकता है और कई बार इस कारण से उसका कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। तत्पश्चात कहने का मतलब यह होगा कि व्यक्ति को अपने लेवल पे काम करने का, देवताओं की पूजा, मंदिरों का दर्शन, सूर्य की आराधना और सूर्य के मंत्रों का जप ये अवश्य ही कर लेना चाहिए, नहीं तो दशम भाव बुरी तरीके से पीट सकता है। यहाँ पे मंगल जरूर बैठे हैं और अवस्था में वो ठीक नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो डिग्री है 5 डिग्री के, बाल अवस्था के हैं, तो थोड़े कमजोर तो जरूर हैं। बाल अवस्था का जो ग्रह होता है वो 25% का परिणाम करता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में कि हमें जो है वो अपने लेवल पे काम करने की आवश्यकता हमेशा ही होगी, हमेशा ही हमें प्रूफ करना होगा और हमेशा ही आपके सामने टारगेट भी फिक्स किया रहेगा, जिसके पीछे आप अचीव करने के लिए हमेशा ही भागते रहेंगे और ये दौर कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ये सूर्य की बात थी। एकादशवें भाव के बारे में मैंने चर्चा कर रखी, बुध के बारे में, 12वें भाव के बारे में मैंने चर्चा कर रखी है। ये कुंडली नवांश में आप जरा समझिएगा कि ओवरऑल अगर आप इस कुंडली को तुलना में दशमांश से देखते हैं तो लग्न कुंडली जो बनती है वो वृश्चिक की बनती है, जहां सूर्य महत्वपूर्ण फैक्टर या महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। यहां पे वो लग्नेश होते हैं, इसका मतलब है कि सूर्य का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा, जो कि कमजोर देखे जा रहे हैं। इस कुंडली के सबसे कमजोर पक्ष के रूप में मैं अगर जहां देख रहा हूं वहां सूर्य को ही देख रहा हूं। दूसरे नंबर पे यहां पे भी लग्नेश होकर के जाकर के शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं, जहां के अधिपति व्यय में जा रहे हैं बुध के साथ, जो कि जन्म कुंडली का धनेश है। तो धन भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति शनि और बुध एक साथ बैठ रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी कार्य क्षेत्र में, व्यक्ति आराम से उसको निजात उससे पालेगा। और यहाँ सूर्य बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली में अगर गौर करें तो शत्रु की राशि में बैठे हैं, लग्न के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं, यहाँ भी चंद्रमा उच्च के और यहाँ भी चंद्रमा उच्च के। व्यक्ति को एक सरकारी और बंधी आय हमेशा अगर प्राप्त हो तो कभी भी नौकरी छोड़ करके या बीच से नौकरी को त्याग करके अपने व्यवसाय के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर वस्तुतः आपके दिमाग में हमेशा ये बात बनेगी, क्योंकि चंद्रमा वैश्विक रूप से या नैसर्गिक रूप से वैश्य वर्ण का ग्रह होता है और इसकी प्रकृति जो होती है वो ब्राह्मणों वाली होती है। तो कई बार चूंकि जब चंद्रमा उच्च का हो जाता है और राहु केतु से या शनि से प्रभावित हो तो मन में विक्षोभ पैदा करता है और कभी भी एक जगह पे उसको रेगुलराइज नहीं करने देता है। उसके ऊपर हमेशा ये बात बनती रहेगी कि मैं ये कुछ कर लूं, कुछ ये कर लूं, कहीं यहां से पैसे कमा लूं। मन में पाप पालते रहता है, या फिर चूंकि पाप भाव में राहु बैठे हैं तो ऐसी स्थिति, और वो वहां से बैठ करके देख रहे हैं, इस वजह से मन में और दिमाग में ये बात हमेशा ही चलती रहेगी कि मैं कुछ इधर से भी पैसे कमा लूं, कहीं इधर से भी पैसे कमा लूं। पर गौर करिएगा, एकादशवें भाव के बारे में मैंने ये चर्चा की है कि एकादशवें भाव में नीच का ग्रह नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिक और रैंडम जो लाभ होता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है।
आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि बैठे हैं जो तृतीय भाव के अधिपति हैं। पंचम भाव के अधिपति गुरु अकेले हैं, इस वजह से अचानक धन प्राप्ति के योग कमजोर बन रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति बुध भी जो है वो 12 में बैठ रहे हैं, तो विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेंगे, तब जाकर के कुछ अचानक धन प्राप्त होगा। इस वजह से उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब कभी भी इन्वेस्ट करना हो, जब कभी भी किसी को देना हो, तो निसंदेह विचार कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में ये ना कहना कि पंडित जी ने बताया नहीं था ये। तो आपको कम से कम बुध की दशा में, कम से कम राहु की दशा में, कम से कम एक शुभ ग्रह की दशा शुक्र और गुरु की दशा में रुक जाना चाहिए। ऐसे गलत तरीके से जो धन कमाने का क्षेत्र बनता है वहां पे आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, ये बात बनती है। ये आपकी कुंडली है। अब अगर और भी मैं आपको बात बताऊं तो मंगल, बुध और सूर्य, इनकी जो दशाएं चलेंगी वो आपसे साहस, बल, पराक्रम, ऊर्जा सोखेंगी और आपको माइलस्टोन भी आपके लिए साबित होंगी। बाकी के जितने ग्रह बचते हैं, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्रमा, केतु और राहु, ये जितने ग्रह हैं वो आपको सामान्य और आपके जीवन में सामान्यतया ये ग्रह सामान्य जाने वाले हैं, ना तो बहुत ज्यादा अच्छा ना तो बहुत ज्यादा बुरा। पर हाँ, चंद्रमा के होरा में बैठे हैं, इस वजह से मैं इतनी बात कह सकता हूं कि सुख शांति बनी रहेगी, आप सांसारिक रूप से कष्ट में नहीं जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में मैं D7 चार्ट देखता हूं तो संतान का सुख है पर विलंब हो सकता है। गुरु और शुक्र का प्रभाव है D7 चार्ट में। संतान बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि और बुद्धिमान और अपने कम अवस्था में ही बहुत सारी चीजें प्राप्त करने वाली हो सकती हैं। संतति के बारे में इतनी बात बता दूं। माता पिता के साथ संबंध, आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं, पैतृक संपत्ति का सुख और पिता का लाभ हमेशा है। माता से थोड़े कष्ट पर वो मजबूत बनी हुई हैं। ये आपके माता के साथ संबंधों के बारे में। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में दशाओं के आधार पर अगर मैं बता दूं तो सूर्य और चंद्रमा की दशा इस कुंडली में हमेशा अच्छी रहेगी। मंगल की दशा 25% तक आपके साथ रहेगी, लग्नेश होने के बावजूद वो पापक परिणाम देंगे। बुध आपके लिए 50% का परिणाम करेगा और आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कई बार इफेक्टिव या प्रभावित करेगा, वाणी के प्रभाव को कमजोर करेगा। अपनी दशा काल में गलत निर्णय मत लीजिएगा इस दशा काल में। गुरु आपकी कुंडली में कमजोर है, इस वजह से अपने धार्मिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करिए। मंदिर का दर्शन करिए, देवताओं की पूजा करिए, गाय की सेवा करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए। ब्राह्मण विप्र बालक हो उसको अपने घर पे बुला करके कुछ दान जरूर दिया करिए। वस्त्र दान सफेद जरूर दिया करिए। सफेद वस्तुओं का जितना ज्यादा हो सके आरोहण करिए। उस पे सफेद घोड़े, अगर सफेद घोड़े का दर्शन हो जाए तो उसे सफेद गाय, इन सब चीजों को और सफेद चीजों का अपने जीवन में इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा दीजिए। ये चीजें कर सकते हैं। शनि आपकी कुंडली में वृद्ध है, इस वजह से कभी भी नीले रंग और आसमानी या काला, इन सब चीजों से थोड़े बच के रहिएगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे। राहु की दशा में गलत निर्णय आप ले सकते हैं, इस वजह से उस दशा काल में सावधान रहिएगा। कोई भी लालची या लालच से युक्त होकर के कोई भी काम मत करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।